एक और गेम और एक और ड्रॉ मैनचेस्टर सिटी के लिए, और हमने एक और मैच में क्रूशियल 2 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं। ब्राइटन के साथ हमने 1-1 का ड्रॉ खेला एट आवर होम इतिहाद स्टेडियम। मैं क्या बताऊं भाई, इतना अच्छा चांस था अपने पास कि हम आर्सेनल के साथ पॉइंट्स गैप कम करते, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है गेम बाय गेम। इस साल से पहले मैन सिटी और आर्सेनल के बीच सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क था, और अब 5 पॉइंट्स का हो गया है। अभी आर्सेनल को एक गेम खेलनी है, और आर्सेनल के पास काफी अच्छा चांस है कि वो इस गैप को 8 पॉइंट्स का कर देगी लिवरपूल को हरा के, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। इस मैच में भी मैन सिटी ने बाकी मैचेस की तरह काफी चांसेस बनाए, लेकिन हम क्लिनिकल नहीं थे। हमारी फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा खराब थी। इतने सिंपल चांसेस थे भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। अयारी ने मैन सिटी को तोहफे में दिए थे दो इतने अच्छे चांसेस। बर्नार्डो सिल्वा को काफी अच्छा चांस मिलता है, लेकिन काफी खराब फिनिशिंग बर्नार्डो सिल्वा की तरफ से। वहां बर्नार्डो सिल्वा को स्कोर करना चाहिए था। साइड नेटिंग करता है, मेरे हिसाब से साइड पे पोस्ट को भी हिट करता है, लेकिन वहां बर्नार्डो सिल्वा को स्कोर करना चाहिए था। काफी अच्छा चांस था, वहां मैन सिटी गेम किल कर सकती थी, 2-0 की लीड ले सकती थी, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा काफी ज्यादा खराब लग रहा है, स्पेशली इन अटैक। आई नो बर्नार्डो सिल्वा काफी अच्छे लिंकअप बना रहा था नूनेस के साथ फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में भी रिको लुइस टर्की के साथ लिंकअप बना रहा था, लेकिन वो एंड प्रोडक्ट, वो फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं थी बर्नार्डो सिल्वा की। सेम हम बात कर सकते हैं अर्लिंग हालैंड के लिए भी, जिसको भी भाई गिफ्ट में दे दी थी अयारी ने बॉल, और कहा उसको भाई गोल स्कोर कर ले। लेकिन भाई क्या बोलूं मैं, अर्लिंग हालैंड के लिए इतनी अच्छी बॉल दी थी चर्की ने, इतना अच्छा पास दिया था हालैंड को मेरे हिसाब से 6-7 यार्ड से एक अच्छा शॉट लेना था, लेकिन हिट करता है स्ट्रेट टू गोलकीपर। वहां अर्लिंग हालैंड की अच्छी फिनिशिंग हमें चाहिए थी। अर्लिंग हालैंड भाई बेस्ट स्ट्राइकर है इन द वर्ल्ड, उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो इन सिंपल चांसेस को एटलीस्ट बरी करेगा। इसके बाद भी अर्लिंग हालैंड को एक काफी अच्छा चांस मिला था, जहां डोकू ने काफी अच्छी बॉल दी थी हालैंड को, लेकिन हालैंड वहां भी साइड नेट पे मारता है, साइड नेटिंग करता है। वहां मैं मान सकता हूं थोड़ा टफ चांस था, थोड़ा टाइट एंगल था, लेकिन इससे पहले जो सिंपल चांस मिला था अर्लिंग हालैंड को, वहां हालैंड को स्कोर करना चाहिए था। और फर्स्ट हाफ में भी अर्लिंग हालैंड को एक काफी अच्छा हेडर चांस मिला था, जहां नेथन आके की काफी अच्छी बॉल आई थी इनटू द बॉक्स, लेकिन वहां भी अर्लिंग हालैंड वाइड हिट करता है। तो अर्लिंग हालैंड ने ऑल दो पेनल्टी स्कोर की, जो डोकू ने जीत कर दी थी अर्लिंग हालैंड को, लेकिन उसके अलावा अर्लिंग हालैंड की काफी खराब गेम गई। पेनल्टी स्कोर करके अर्लिंग हालैंड ने एक और रिकॉर्ड तो बनाया, 150 गोल हो चुके हैं अर्लिंग हालैंड के इन ऑल कॉम्पिटिशंस फॉर मैन सिटी। लेकिन अगर हम ये गेम जीत जाते तो हम इस अचीवमेंट को अच्छी तरह सेलिब्रेट करते। आई नो काफी बड़ी अचीवमेंट है, इस प्रीमियर लीग में 20 प्रीमियर लीग गोल्स ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन भाई लोगों चांसेस भी काफी अच्छे मिस किए अर्लिंग हालैंड ने। हालैंड इजीली इस गेम में हैट्रिक मार देता अगर वो क्लिनिकल होता। अगर मैं फिल फोर्डन की बात करूं, एक और खराब गेम फिल फोर्डन की। मेरे हिसाब से पिछले 3-4 गेम्स में फिल फोर्डन काफी ज्यादा खराब लग रहा है, टायर्ड लग रहा है, एग्जॉस्टेड लग रहा है। फाइनल थर्ड में फिल फोर्डन की डिसीजन मेकिंग इतनी ज्यादा खराब है, इतना ज्यादा टाइम लेता है ऑन द बॉल, और कंफ्यूज हो जाता है कि पास करे या शॉट ले। मैं भाई पहचान नहीं पा रहा कि ये वही फिल फोर्डन है जो सीजन की स्टार्टिंग में इतना अच्छा कर रहा था। लग रहा है कि फिल फोर्डन को रेस्ट चाहिए, बिकॉज काफी खराब परफॉर्मेंसेस आ रही हैं रेगुलर बेसिस पे फिल फोर्डन की। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा अपने डिफेंडर्स की। मैक्स एलन, 2 दिन पहले हमने उसको लोन स्पेल से वापस बुलाया था, वॉटफोर्ड से वापस बुलाया था। मेरे हिसाब से एक ट्रेनिंग सेशन किया होगा मैक्स एलन ने मैन सिटी के साथ, और कितनी अच्छी गेम गई मैक्स एलन की। लग ही नहीं रहा था कि उसका सीनियर डेब्यू गेम है फॉर मैन सिटी। इतना अच्छा था, कूल, कंपोज्ड, काम ऑन बॉल, इतनी अच्छी लॉन्ग बॉल्स दे रहा था, इतनी इजीली बॉल स्विच कर रहा था, और एक मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में काफी अच्छा चांस भी बनाया था। निको रैली को काफी अच्छी थ्रू बॉल दी थी। तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ हूं मैक्स एलन की डेब्यू गेम से। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा शेकी लग रहा था, लेकिन शेकी होना बनता है भाई। अपना डेब्यू कर रहा था मैन सिटी के लिए, अपने ड्रीम क्लब के लिए,
और अभी अभी आया है, ट्रेनिंग सेशन मैन सिटी के लिए एक ही किया होगा और जैसे ही आया वैसे ही हमने उसको स्टार्टिंग 11 में डाल दिया। लेकिन उस हिसाब से मैक्स एलन की काफी अच्छी गेम गई। अगर मैं हुसैनोव की बात करूं, भाई लोगों, व्हाट ए प्लेयर, व्हाट अ मशीन, व्हाट ए एथलीट, इतने अच्छे रिकवरी रन्स मारा था, इतना ज्यादा फास्ट था कि मैन सिटी हाईलाइन तो खेल रही थी, लेकिन जब ब्राइटन को चांसेस मिल रहे थे तो हुसैनोव अच्छी तरह रिकवर कर रहा था। हमें स्लाइडिंग टैकल्स देखने को मिले हुसैनोव के और काफी अच्छी डिफेंडिंग की। तो मैं तारीफ करूंगा अपने सेंटर बैक पेयर की। और इस गेम में हम इस चीज का बहाना नहीं मार सकते कि मैन सिटी में काफी ज्यादा इंजरीज हैं, बिकॉज रूबिन डियास एंड ग्वार्डियोल की एब्सेंस में अपने सेंटर बैक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं डोकू की बात करूं, डोकू भी काफी ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहा था, फर्स्ट हाफ में भी सेकंड हाफ में भी अच्छी बॉल्स दे रहा था, लेकिन डोकू की तरफ से भी हमें खराब फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग देखने को मिली। टिजानी रियंडर्स ने भी टूवर्ड्स द लास्ट काफी खराब शॉट्स लिए, बिना फालतू के शॉट्स लिए टूवर्ड्स द एंड। जहां हमें बॉल लूज नहीं करनी चाहिए थी, वहां टिजानी रियंडर्स एंड डोकू ने बिना फालतू की बॉल लूज की। अगर मैं ब्राइटन की बात करूं, ब्राइटन ने भी काफी अच्छी डिफेंडिंग की। वेन हैके की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इतने अच्छे स्टॉप्स किए, इतनी अच्छी डिफेंडिंग की, अर्लिंग हालैंड को लगभग पूरी गेम में रोक के रखा। ब्लॉक्स भाई जो उसने किए थे ना, काफी खतरनाक थे। इसके अलावा भी लुइस डंक ने भी काफी अच्छी डिफेंडिंग की। और एक मेरे को याद आ रहा है, अर्लिंग हालैंड का हेडर चांस था जहां गोल लाइन क्लियरेंस भी हमें ब्राइटन की तरफ से देखने को मिली थी। इसके अलावा ब्राइटन ने काफी अच्छे चांसेस बनाए। गेम की स्टार्टिंग में जब अपना डिफेंस ऑल ओवर द प्लेस था, वहां ब्राइटन के पास काफी अच्छे चांसेस थे, वहां हमें काफी खराब फिनिशिंग देखने को मिली ब्राइटन की। और सेकंड हाफ में ब्राइटन का इक्वलाइजर भी आता है, मिटोमा स्कोर करता है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। निको गुंजालिस पहले बॉल लूज करता है, उसके बाद रिकवरी रन मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाता मिटोमा के शॉट को। वहां मेरे हिसाब से निको गुंजालिस की गलती थी। ब्राइटन को इस गोल के बाद भी काफी अच्छा चांस मिला था, नूनेस को बुली करता है मिटोमा, काफी अच्छी बॉल देता है इनटू द बॉक्स, लेकिन ब्राइटन का प्लेयर गोमेस टैप इन मिस करता है। इतना अच्छा चांस था भाई ब्राइटन के पास। ब्राइटन चाहती इस गेम को जीत सकती थी अगर ब्राइटन भी क्लिनिकल होती। अगर निको गुंजालिस की मिस्टेक नहीं आती मिटोमा के गोल के लिए, तो मैं कह सकता था कि निको गुंजालिस की अच्छी गेम गई। लेकिन निको गुंजालिस की जगह हम जब सेकंड हाफ में रॉड्री को लाते हैं तो क्लियर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। क्लियरली दिख रहा था कि हमने अपग्रेड किया है और इतना बड़ा अपग्रेड किया है। रॉड्री के आने से ही मैन सिटी दोबारा थ्रेटनिंग लग रही थी, इतने अच्छे फास्ट फॉरवर्ड पासेस दे रहा था और मैन सिटी के लिए चांसेस बना रहा था। इसके अलावा ब्राइटन को एक दो काफी अच्छे चांस मिले थे सेकंड हाफ में। एक चांस में रॉड्री का काफी अच्छा टैकल हमें देखने को मिला था इन द बॉक्स, और अगर वहां रॉड्री का स्टॉप नहीं आता तो ब्राइटन का गोल आ सकता था। तो डिफेंसिवली भी रॉड्री काफी ज्यादा सॉलिड था। सेकंड हाफ में मैन सिटी की एनर्जी थोड़ी कम लगना शुरू हो गई थी, लेकिन सेकंड हाफ के लास्ट के 20 मिनट के लिए निको ओरेली, रिको लुइस एंड चर्की को लाते हैं और इनके आने से मैन सिटी की एनर्जी वापस आ गई थी। मैन सिटी दोबारा थ्रेटनिंग लग रही थी और चांसेस पे चांसेस बना रही थी। चर्की के काफी अच्छे लिंकअप हमें देखने को मिल रहे थे विद रिको लुइस। चर्की ने सिर्फ 20 मिनट खेला, लेकिन इस गेम में मैन सिटी के लिए काफी अच्छे चांसेस बनाए। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चांसेस भी चर्की ने बनाए मैन सिटी के लिए इन दिस गेम, लेकिन चर्की भी क्लिनिकल नहीं था। जो उसको चांसेस मिले उन चांसेस को चर्की को बरी करना चाहिए था। एक डोकू ने काफी अच्छी बॉल दी थी चर्की को, चर्की के पास काफी ज्यादा स्पेस थी शॉट लेने की, लेकिन स्पीड के लिए जाता है, एक्यूरेसी के लिए नहीं जाता, जिसकी वजह से बॉल ओवरहिट कर देता है। वहां मेरे हिसाब से चर्की को एटलीस्ट गोलकीपर को टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन हमें चर्की की भी खराब फिनिशिंग देखने को मिलती है। तो मैन सिटी ने भाई खूब सारे चांसेस बनाए, लग रहा था कि मैन सिटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इतने चांसेस बना रही थी। और ऐसा नहीं भाई कि हाफ चांसेस थे, टफ चांसेस थे, इजी चांसेस थे। और मैन सिटी को अगर टाइटल जीतना है तो ये सिंपल चांसेस तो बरी करने पड़ेंगे। और टू बी ऑनेस्ट, अगर हम ऐसा खेलेंगे, हम डिजर्व नहीं करते इस सीजन प्रीमियर लीग जीतना। इतना ज्यादा खराब खेला हमने। अगर हम थोड़े भी क्लिनिकल होते, इस गेम में हम अच्छा रिजल्ट निकाल सकते थे। चेल्सी के अगेंस्ट भी हमने यही देखा, सनडरलैंड के अगेंस्ट भी हमने ये देखा। और भाई प्रॉब्लम पता कहां आ रही है कि हम अपनी गलतियों से
नहीं सीख रहे। इतना खराब लग रहा है भाई अपने अटैकर्स को इतने सिंपल चांसेस मिस करते हुए देखकर। अपने प्लेयर्स को गेम किल करना नहीं आती, मेंटालिटी इशू दिख रहे हैं, वो किलर मेंटालिटी मैन सिटी लैक कर रही है। और भाई लोगों यही होता है जब स्क्वाड डेप्थ नहीं होती, बेंच पे क्वालिटी प्लेयर्स नहीं होते, तो स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और वो भी ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते। इसीलिए स्क्वाड डेप्थ बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी है। स्क्वाड डेप्थ में अच्छे क्वालिटी प्लेयर लाना काफी ज्यादा जरूरी है। मैन सिटी को अच्छी साइनिंग्स करनी पड़ेगी, तभी मेरे हिसाब से अपनी पुरानी मेंटालिटी, बीस्ट वाली मेंटालिटी वापस आएगी। और पिछली इन 3 गेम्स को देख के लास्ट सीजन के फ्लैशबैक्स आ रहे थे। भाई लोगों काफी खराब टाइम था मैन सिटी के लिए लास्ट सीजन, और मुझे भाई टेंशन हो रही है कि दोबारा मैन सिटी का सीजन ट्रॉफी लेस ना चला जाए जैसा हम परफॉर्म कर रहे हैं। और काफी लोग कह रहे थे कि निको रैली को स्टार्ट करवाना चाहिए था, चर्की को स्टार्ट करवाना चाहिए था। मेरे हिसाब से दोनों को ही रेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी था, स्पेशली निको रैली को रेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी था। अपनी लास्ट 17 गेम्स में निको रैली ने मेरे हिसाब से 16 गेम्स स्टार्ट किए हैं, तो उसको रेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी था। नहीं तो भाई निको रैली को भी लॉन्ग टर्म इंजरी हो जाती। बिकॉज हम देख रहे हैं कि रेगुलर खेलने पे, हर तीसरे दिन खेलने पे प्लेयर्स पे कितना ज्यादा बर्डन पड़ता है। और ऑलरेडी मैन सिटी में इतनी ज्यादा इंजरीज हो गई हैं, तो हम निको रैली के साथ रिस्क नहीं ले सकते थे। आके खेला निको रैली की जगह, लेकिन आके काफी बार स्लो लग रहा था, काफी बार आके को बीट भी किया ब्राइटन के प्लेयर्स ने। और ब्राइटन का मैनेजर फैबियन हर्जेलर का काफी अच्छा रिकॉर्ड था पेप के अगेंस्ट, एक भी गेम नहीं हारा था, तो उसका रिकॉर्ड भी कंटिन्यू रहेगा। काफी अच्छा मैनेजर है इन माय ओपिनियन। ऑल्दो हम अनबीटन हैं पिछली 11 गेम्स में, लेकिन क्या फायदा अनबीटन रहने का जब हमने लास्ट 3 गेम्स में इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स लूज किए हैं, 3 ड्रॉज किए हैं, और 6 दिन में 3 मैचेस में मैन सिटी ने पॉइंट्स लूज किए हैं, और आर्सेनल के साथ पॉइंट्स गैप काफी ज्यादा बढ़ गया है। सो मैन सिटी की बेंच स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमजोर है, अपने काफी प्लेयर्स इंजर्ड है। पेप ने सेवेन्यो के लिए भी कंफर्म कर दिया है कि वो 2 मंथ्स के लिए बाहर है। सेवेन्यो जो फ्रॉम द बेंच काफी बार थ्रेटनिंग लगता है, वो भी अब अपने लिए अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात है मैन सिटी के लिए कि हम सेवेन्यो को साइन कर रहे हैं। मैन सिटी के लिए अब सेवेन्यो खेलेगा। मेरे हिसाब से सेवेन्यो अपनी अगली प्रीमियर लीग गेम में खेलने वाला है। बोर्नमथ के लिए उसने अपनी लास्ट गेम खेल ली है और अपनी टीम को अपनी फेयरवेल गेम में जिता कर दिया है। 3 पॉइंट्स जिता कर दिए हैं और विनर मारा इन इंजरी टाइम। व्हाट ए फेयरवेल मैन। हर प्लेयर का सपना होता है कि जब वो अपनी टीम को छोड़ के जाए, इतनी अच्छी एंडिंग करके जाए। तो सेमेन्यो भाई काफी ज्यादा क्लिनिकल लग रहा है इन फ्रंट ऑफ द गोल। इस प्रीमियर लीग में 10 गोल्स मार चुका है, काफी अच्छा एंड प्रोडक्ट है इन फाइनल थर्ड, और ऑफ द बॉल भी काफी अच्छा प्लेयर है। तो मैन सिटी को अपग्रेड ही करने वाला है सेमेन्यो। और मेरे हिसाब से सेमेन्यो के आने से मैन सिटी को एक पुश मिल सकता है, एक मोटिवेशन मिल सकता है। बिकॉज जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो मैन सिटी ऐसे ही मैचेस हारी थी अगेंस्ट ब्राइटन एंड टॉटनम, लेकिन जब हमने डोनारुमा को साइन किया, एक नया प्लेयर आया, नई एनर्जी आई, तो मैन सिटी ने दोबारा जीतना शुरू किया। वहां भी हमने अपनी स्ट्रीक चालू की थी यूनाइटेड को हरा के मैनचेस्टर डर्बी में, और अब अपनी अगली प्रीमियर लीग गेम भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ है। तो मेरे हिसाब से अगर सेमेन्यो वहां खेलता है तो एक पुश मिल सकता है मैन सिटी को। और मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए अब हर गेम फाइनल की तरह है, हर गेम मस्ट विन गेम है अगर हम टाइटल रेस में बने रहना चाहते हैं। टाइटल रेस मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर थोड़े चांसेस बनते हैं वो तभी बनेंगे अगर मैन सिटी अपनी बची हुई लगभग सारी गेम्स जीतेगी इन प्रीमियर लीग, और ये होप करेगी कि आर्सेनल पॉइंट्स लूज करे। बिकॉज आर्सेनल के सिर्फ 3 पॉइंट्स अपनी जेब में हैं, जहां उनको इत्तिहाद में आना है, अपने अगेंस्ट खेलना है। उसके अलावा हम यही होप कर सकते हैं कि आर्सेनल पॉइंट्स लूज करे। होप करेंगे कि आर्सेनल आज लिवरपूल से हारेगी और 3 पॉइंट्स लूज करेगी। अगर आर्सेनल आज जीत जाती है और पॉइंट्स गैप 8 पॉइंट का हो जाता है तो मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। मैं बस इतना ही होप करूंगा कि मैन सिटी की न्यू साइनिंग्स मैन सिटी को दोबारा मोटिवेट करेंगी और हम दोबारा ट्रैक पे आएंगे और गेम्स जीतेंगे। मुश्किल होगा मैन सिटी के लिए आगे आने वाला सीजन, लेकिन मैन सिटी के लिए काफी बार मुश्किलें आई हैं। मैन सिटी ने भाई मुश्किलों का सामना काफी ब्रेवरी से किया है, और मैं बस यही होप करूंगा कि अपने सीनियर प्लेयर्स
जैसे बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री आगे आएंगे, अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे और हम दोबारा विनिंग स्ट्रीक बनाएंगे। एंड भाई लोगों, इन द एंड बस इतना ही कहूंगा। आई नो खराब टाइम चल रहा है, लेकिन होप करेंगे कि मैन सिटी का ये खराब स्पेल खत्म होगा और मैन सिटी दोबारा स्ट्रीक बनाएगी। तो होप करेंगे मैन सिटी के अच्छे के लिए, होप करेंगे मैन सिटी आगे आने वाली मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छी फाइट देगी, क्लिनिकल रहेगी, अपने चांसेस लेगी और अपनी गलतियों से सीखेगी। तो भाई लोगों, करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।